तो फिर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अमित शाह जी यहाँ पहुंचते हैं, कहते हैं हम लागू करेंगे। अभी मेरी कविंद्र गुप्ता जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही लागू करेंगे। और मिनिमम वेजेस एक्ट आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि क्यों नहीं यहाँ अप्लाई किया जाता। तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो है लॉज की, जो इनको सूट करता है, क्योंकि ये अभी भी असमंजस की स्थिति में रखे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, आज ये अगर यूटी है तो बहुत सारे सेंट्रल एक्ट जो हैं वो अभी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे, जिसके बजाय प्राइवेटाइजेशन की ही बात यहाँ पर भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि 50,000 रोजगार तो देंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर। आप ये एहसास करेंगे कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आज जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो रोजगार नहीं दे पा रहा है, और आपके मुताबिक जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी की दर देश में सबसे ऊपर है, बेरोजगारी दर यहाँ है। स्मार्ट सिटी के तहत सैनिटेशन की इतनी प्रॉब्लम जो जम्मू को बता दिया स्मार्ट सिटी, श्रीनगर में हमको देखने को मिल रही है। कब हालात सामान्य होंगे और कब स्टेटहुड मिलेगा और कब इलेक्शंस होंगे? जब इनको लगता है कि हमको डीडीसी चुनाव कराने हैं, पार्टी के लिए फेवरेबल है, तो हालात सामान्य हो जाते हैं। जब इनको लगता है बीडीसी चुनाव कराने हैं तो हालात सामान्य हो जाते हैं। जब इनको लगता है कि हमको प्रोग्राम करने हैं, हमको बाहर से लोगों को यहाँ दिखाने के लिए लाना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो हालात सामान्य हो जाते हैं। और जब चुनाव की बात आती है, असेंबली चुनाव करने की बात आती है, तो हालात बिगड़ जाते हैं। तो जो एक ये दोहरा मापदंड ये सरकार इस्तेमाल कर रही है कि हालात को अपने सुविधा के अनुसार खराब और ठीक कर लेना, मुझे लगता है आज वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। ये तो जो टोल प्लाजा की बात आती है, कई सरकारें आई, और जो भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये वो सरकार थी जिसने कहा था कि हम लगने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे, और इन्होंने कई बार वहां पे प्रदर्शन भी किए। और जब इनकी सरकार आई तो इनके सामने ही, घर के सामने, इनकम मिनिस्टर के जो था वो टोल प्लाजा लग गया। हम सत्ता में आते हैं या हमारी सत्ता की भागीदारी होती है, या हम उस स्थिति में होते हैं कि हम कुछ फैसले इस रियासत के लिए ले सके। लोगों की पैसा देने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको देखते हुए और एरिया को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ से लोगों को राहत दी जाए कि जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार नहीं थी तो ये यहाँ रोज़ एक मुद्दा बनाया था कि टोल प्लाजा हटाया जाए। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो इस समय समीकरण क्या कह रहे हैं, और जो इस समय माहौल बना हुआ है जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर पॉलिटिक्स के लिहाजा से बात करें, तो जम्मू कश्मीर के अंदर भारत सरकार इलेक्शंस कब करवाने जा रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद ही जब डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू पहुंचा था, कश्मीर पहुंचा था, उसके बाद तो ये कहा गया था कि जल्द ही उनकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे, पहले स्टेटहुड दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये खुद बयान जो है वो अमित शाह जी का है। और इस समय फिर से जब उन्होंने गुड गवर्नेंस के तहत जम्मू कश्मीर को डिक्लेयर किया, गुड गवर्नेंस के तहत फर्स्ट यूटी, उसमें जम्मू जो है उसने शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया। उस समय भी उन्होंने यही कहा कि मैं अपने जो मैंने बात कही है उस पर मैं अटल हूं, जम्मू कश्मीर के हालात जैसे ही ठीक होंगे हम स्टेटहुड देंगे और उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन ये कब होगा इसके बारे में अभी भी उन्होंने स्पष्ट कुछ नहीं कहा। इन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम मल्होत्रा जी हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इन सब चीजों को किस तरीके से देख रही है और वो इन सब पर क्या विचार रखते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बाहु एक्सप्रेस। थैंक यू। विक्रम जी, लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई थी, उस समय डिलिमिटेशन के से जुड़ा हुआ हमने आपसे सब तमाम इंटरव्यू किया था। इस बार गुड गवर्नेंस के तहत जो है जम्मू जो है वो उसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और उस समय अमित शाह जी ने जब बयान दिया मीडिया के थ्रू, वो डिजिटली जुड़े थे, तो उस समय उन्होंने कहा कि मैं अपने जो बात कही है उस पर आज भी अटल हूँ, जल्द ही हालात सामान्य हो रहे हैं और हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, उसके बाद इलेक्शंस करवाएंगे। हर बार यही बयान कहा जाता है, लेकिन आखिरकार कब हालात सामान्य होंगे और कब स्टेटहुड मिलेगा और कब इलेक्शंस होंगे? देखिए शुभम जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात सामान्य होने का बहाना है वो इस सरकार ने बड़ा सिलेक्टिवली उसका उपयोग किया है। जब इनको लगता है कि हमको डीडीसी चुनाव कराने हैं, पार्टी के लिए फेवरेबल है, तो हालात सामान्य हो जाते हैं। जब इनको लगता है बीडीसी चुनाव कराने हैं तो हालात सामान्य हो जाते हैं। जब इनको लगता है कि हमको प्रोग्राम करने हैं, हमको बाहर से लोगों को यहाँ दिखाने के लिए लाना है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो हालात सामान्य हो जाते हैं। और जब चुनाव की बात आती है, असेंबली चुनाव करने की बात आती है, तो हालात बिगड़ जाते हैं। तो जो एक ये दोहरा मापदंड ये सरकार इस्तेमाल कर रही है कि हालात को अपने सुविधा के अनुसार खराब और ठीक कर लेना,
मुझे लगता है आज वो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उससे भली भांति परिचित हो चुके हैं। ये एक तरीका है कि भ्रम में रखा जाए देश भर को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ये बताया जाए कि हम काम कर रहे हैं, जब हालात ठीक होंगे हम चुनाव कराएंगे। आज जम्मू कश्मीर में जो अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से आम आदमी त्रस्त है, और आम आदमी जो है एक जो ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स जो ब्यूरोक्रेसी के हाथों वो उसका उत्पीड़न हो रहा है, उससे निजात पाने के लिए वो चाहता है कि यहाँ चुनाव हो। और आज ये सरकार किसी न किसी बहाने से उसको डिले कर रही है। आज हमने देखा कि जो 10 दिन का 15 दिन का पीरियड मेंबर्स के लिए था वो 31 जनवरी को ख़त्म हो गया, 31 दिसंबर को ख़त्म हो गया। एक्सपेक्टेड था कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ये उसको टेबल करेंगे रिपोर्ट को। पूरा महीना जनवरी का इन्होंने खामोशी से गुजार दिया, अभी तक वो टेबल पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट लाई नहीं। केवल और केवल जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जानते हैं कि यहाँ इसमें क्या है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे बनाया गया है, किसको कहाँ से काटा गया है, किसको कहाँ डाला गया है। तो लोग जो हैं, जो आम जनमानस है, जो आम पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, वो तो अभी अचंभे में ही है कि क्या बनने जा रहा है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी की क्या रूपरेखा होगी, क्या उसके बॉर्डर्स होंगे, क्या उसके कॉन्टूर्स होंगे। तो हमको कुछ पता नहीं, सिर्फ बीजेपी के लोगों को पता है। उनके लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं अपने अपने कार्य क्षेत्र में, कौन सी सीट रिजर्व होनी है, कौन सी एसटी रिजर्व होनी है। तो ये एक जो एज है, जो किसी भी तरह से सामान्य रूप से, राजनीतिक रूप से, एथिकल रूप से सही नहीं है। एक एज जो दे रहा है अपनी पार्टी को, ये दे रहे हैं और रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब जो समय है, क्योंकि मार्च की डेडलाइन है, तो ये किसी न किसी बहाने से और एक्सटेंशन मांगेंगे। तो ये जो लोगों के साथ धोखा है भारतीय जनता पार्टी, जो एक चुनी हुई सरकार से वंचित रखना चाहती है जम्मू कश्मीर के लोगों को, मुझे लगता है ये इनको किसी भी तरह से राजनीतिक फायदा आने वाले समय में नहीं देगा। गुड गवर्नेंस के तहत जम्मू को शीर्ष स्थान दिया गया। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो शीर्ष आया है सब तमाम यूटी 100 स्टेट्स के अंदर 22% को छू रहा है, और ये बढ़ेगा अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया। कुछ दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था एक न्यूज़पेपर में, वहाँ पे एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये बयान दिया है कि आने वाले दिनों में 50,000 पोस्टें और आ रही हैं, प्राइवेटाइजेशन जो है वो हम ला रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। यानी कि जो पोस्ट ऑलरेडी सरकारी विभागों के अंदर हैं उन पर कोई कार्य नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से नेशनलाइजेशन की बात करें तो उस समय भी प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, वहां पर भी तमाम जितने भी गवर्नमेंट एसेट्स हैं उन्हें प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जाती है। और अब जब स्टेट में बात आती है, हमारी यूटी माफ करिएगा, अब यूटी है तो यूटी के अंदर जब बात आती है तो गवर्नमेंट सेक्टर के बजाय प्राइवेटाइजेशन की ही बात यहां पर भी की जा रही है, और कहा जा रहा है कि 50,000 रोजगार तो देंगे लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। देखिए, आज आप अगर बड़ी ब्राह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जाएंगे, गंगयाल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जाएंगे, सांबा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन जाएंगे, आप ये एहसास करेंगे कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर आज जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है वो रोजगार नहीं दे पा रहा है, और आपके मुताबिक जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी की दर देश में सबसे ऊपर है, आए दिन रोज कोई ना कोई प्रोटेस्ट जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। पूरा जो स्टूडेंट से लेके पुलिस की भर्ती से लेके एग्जाम से लेके सारा केओस जो है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बिजली की दिक्कत हमको देखने को मिल रही है, और बेरोजगारी दर यहाँ है। स्मार्ट सिटी के तहत सैनिटेशन की इतनी प्रॉब्लम जो जम्मू को बता दी है स्मार्ट सिटी, श्रीनगर में हमको देखने को मिल रही है। तो ये कब तक सरकारें ये झूठे आंकड़ों के सर पे अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। और आप जहां तक प्राइवेट सेक्टर की जॉब की, प्राइवेट सेक्टर इज ब्लीडिंग। आप देखिए जम्मू कश्मीर में देश भर में रिस्ट्रिक्शंस हट रही हैं कोविड की। यहाँ इन्होंने एक इंडस्ट्री जो इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जो बैंक्वेटिंग इंडस्ट्री है, उसके साथ वेडिंग इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, उसके साथ जो नॉर्मल हम लोगों के फंक्शंस होते हैं वो जुड़ी, उसको आपने 25 लोगों पे कंस्ट्रेंट कर दिया है। राजनीतिक प्रोग्राम, सोशल प्रोग्राम तो हो रहे हैं, तो आप उन पे रोक लगा के वहाँ जहाँ रोजगार पैदा होता है, ये कितनी निर्मम सरकार है कि जो रोजगार अभी दे रहे हैं। एक बैंक्वेट हॉल सब्जी खरीदने से लेके तमाम सारी चीज़ें आप देखिए कितनी लंबी सप्लाई चेन होती है बैंक्वेट हॉल्स की। और जो रेस्टोरेंट बिजनेस है, आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जो एम्प्लॉयज़ हैं रेस्टोरेंट वाले, बिजनेस होटल वाले, वो कह रहे हैं कि हमको काम करने दिया जाए। तो एक बेहिस ब्यूरोक्रेसी। आज सैटरडे लॉकडाउन होगा, आज फ्राइडे लॉकडाउन नहीं होगा, आज 2 बजे लॉकडाउन होगा, शाम को चैम्बर वाले प्रोटेस्ट करते हैं तो लॉकडाउन वापस हो जाता है। तो इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं।
अगर ये गुड गवर्नेंस है तो ये इन्हीं को मुबारक हो, अमित शाह जी को मुबारक हो और भारतीय जनता पार्टी को मुबारक हो। आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, गवर्नेंस कहीं है ही नहीं, ब्यूरोक्रेसी पे एक्सेस ही नहीं है लोगों का, और जो मनमानी जो है वो ब्यूरोक्रेट कर रहा है, उसके साथ जो मिले हुए लोग वो कर रहे हैं, चाहे वो ज़मीनों के मामले हो, चाहे वो सैंड माफिया का मामला हो। आज एसेंशियल सर्विसेज के नाम पे, टैक्स भरने के नाम पे 26 जनवरी को भी पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर के इतिहास में लिकर शॉप्स खुली रही। तो ये इसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। अगर ये गुड गवर्नेंस है तो फिर ये गुड गवर्नेंस का मॉडल मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के अलावा उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर सकता। जब 2019 5 अगस्त को यूटी स्टेट से यूटी बना दिया गया था जम्मू कश्मीर को, उस समय सदन में हम सभी को याद है कि अमित शाह जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आज तक जम्मू कश्मीर जो है उसको वंचित रखा गया, जो हक मिलना चाहिए था वो उसे नहीं मिला। अब 335 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर जो अटूट अंग है वो बन चुका है भारत का। अब हमने इसे विलय कर दिया एक तरफ से, और हम जो है तमाम कानून जो भारत के अंदर है वो लागू होंगे। लेकिन मैं एक चीज समझना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप पॉलिटिकल कैरियर आपका काफी अच्छा रहा है, आप मिनिस्टर रहे हैं, आपने काफी सियासी पारियां जो है खेली हैं, और अभी भी आपका जो कैरियर है वो चल रहा है। एक चीज मुझे समझना चाहता हूं आप ही से मैं, कि अगर जम्मू कश्मीर जो है अब भारत का अंग बन चुका है, कानून सारे लागू होंगे, तो फिर जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अमित शाह जी यहाँ पहुंचते हैं, कहते हैं हम लागू करेंगे। अभी मेरी कविंद्र गुप्ता जी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम जल्द ही लागू करेंगे। अगर कानून लागू होंगे तो फिर जो जितने भी कानून हैं वो लागू हो क्यों नहीं रहे? मिनिमम वेजेस एक्ट जो वो तो एक हक है, पूरे देश में लागू है, सिर्फ जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जिसके अंदर लागू ही नहीं है। खाली मिनिमम वेजेस एक्ट नहीं, और भी बहुत सारे एक्ट। आज देश भर में ओबीसी को जो रिजर्वेशन है, यहाँ तो आपने 2% रिजर्वेशन दी है। तो जो मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन देश भर में हुई, जो ओबीसी को समाज की रिजर्वेशन है, वो एट पार क्यों नहीं की जाती देश के बराबर? और मिनिमम वेजेस एक्ट आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, कि क्यों नहीं अप्लाई किया जाता। तो ये सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो है लॉज की, जो इनको सूट करता है, क्योंकि ये अभी भी असमंजस की स्थिति में रखे हुए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है आज ये अगर यूटी है तो बहुत सारे सेंट्रल एक्ट जो हैं वो अभी यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे, जिसमें से एक पे आपने निशानदेही की, जैसे ओबीसी का है। तो मेरा ये कहना है कि आज इसको चुनाव कराना है, इसको यूटी रखना है, इसमें चुनाव नहीं कराने हैं, ये यहाँ तो क्लियर करें जम्मू कश्मीर के लोगों और देश के सामने। जब आप प्रधानमंत्री आश्वासन देते हैं, जब गृह मंत्री आश्वासन देते हैं, और जो आपके यहाँ का प्रशासन है वो उसके विरोध में काम करता है, वो उस आश्वासन की तरफ जाता ही नहीं है, और वो इस बात को अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए काम करता है, तो मुझे लगता है लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि जो आज ओबीसी समाज एक बड़ा समाज है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सत्ता में लाने में एक बहुत अहम रोल प्ले किया, आज उसी समाज के साथ ये इंसाफ नहीं कर रहे हैं। क्यों देश भर की जो रिजर्वेशन है वो ये में ओबीसी के लिए है, वो यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं, और यहाँ केवल 2% है। तो हाँ, हम मानते हैं कि यहाँ और आरबीआई की रिजर्वेशन है, दूसरी रिजर्वेशन, तो वो तो उनको राइट साइज करना वो इनका काम है, जो सरकार में है, जो सत्ता में है। सवाल तो इन्हीं से पूछे जाएंगे। तो मेरा आपके जो सवाल था वो जो सिलेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्डर्स है, जो पूरे देश में कानून लागू किए जाते हैं, और उसकी और जब आप क्यों आप जल्दी में हैं, जो आप यूटीज़ में आपने आईएएस और के जो कैडर को पूरे देश में के साथ उसको मिलाया है, जब आप कहते हैं कि हम यहाँ स्टेट देने जा रहे हैं, फिर हम यूटी तो रहेंगे नहीं, फिर यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर यूटी का है वो उसका जो कानून है वो तो अप्लाई होगा नहीं। तो फिर क्यों जल्दबाजी में वो फैसले किए जा रहे हैं, और जो लोगों के फैसले हित में फैसले हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसको डिले क्यों किया जा रहा है? तो ये सारे सवाल जो हैं तमाम, मुझे लगता है इसका जवाब जो है वो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से आपको लेना चाहिए। जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं ऑलरेडी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों को रोजगार नहीं है, पढ़े लिखे होने के माफ़ करिएगा, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी जो है घरों में बैठना पड़ रहा है, और साथ में महंगाई दर किस तरीके से वो हम सभी जानते हैं। साथ में एक इंसान अगर गाड़ी लेने की, अगर मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं, तो अगर हम गाड़ी लेने की सोचें तो 10 बार इंसान सोचता है कि अगर मैं गाड़ी लूंगा तो उसको सड़क पे चलाऊंगा कैसे। पेट्रोल तो ऑलरेडी महंगा ही है, ऊपर से जो हमें टोल प्लाजाज लगे हैं उससे जब गुजरना पड़ता है तो इतना खर्चा हमें शायद ही बस में चला जाए तो वो हमें बचत हो जाएगी, अगर हम गाड़ी लेके जाएंगे तो शायद ही नुकसान होगा। तो जो टोल प्लाजास की बात आती है, कई सरकारें आई, और जो भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो ये वो सरकार थी जिसने कहा था कि हम लगने नहीं देंगे, उखाड़ फेंकेंगे,
और इन्होंने कई बार वहां पे प्रदर्शन भी किए। और जब इनकी सरकार आई तो इनके सामने ही, घर के सामने इनकम मिनिस्टर के जो था वो टोल प्लाजा लग गया। अब शिफ्टिंग की बात की जा रही है, लोग विरोध कर रहे हैं। मैं एज ए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपसे ये सवाल पूछता हूं कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर आपकी पार्टी सत्ता में आती है, क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज से भी जो है वो आपको रियायत जो है वो देने जा रहे हैं? क्या टोल प्लाजा पे कोई कार्रवाई की जाएगी, इनको हटाया जाएगा अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता के अंदर आती है तो? देखिए, हमारा ये मानना है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो केंद्र के हाथ में होती हैं। जो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो टोल प्लाज़ा लगाने की इजाज़त देती है, परमिशन देती है और रिक्वायरमेंट अपनी बताती है। जिस समय आपको याद होगा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सरकार नहीं थी तो ये यहाँ रोज़ एक मुद्दा बनाया था कि टोल प्लाज़ा हटाया जाए, और जो लोकल लोग हैं उनको भी टोल देना पड़ रहा था। और जो कम्यूटिंग करते हैं जम्मू से अप एंड डाउन सांबा से, क्योंकि ये छोटा इलाका है तो यहाँ दिक्कत आती है, तो हमने उस वक्त भी इसका विरोध किया था। और हम आज भी आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में अगर हम सत्ता में आते हैं या हमारी सत्ता की भागीदारी होती है या हम उस स्थिति में होते हैं कि हम कुछ फैसले इस रियासत के लिए ले सके, तो हम ज़रूर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, केंद्र सरकार, सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, उनसे गुजारिश करेंगे कि जम्मू की जो स्पेशल स्टेटस को देखते हुए, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि जम्मू के अंदर इतनी सारी दिक्कतें हैं, जम्मू कश्मीर इतने सालों से मिलिटेंसी से ग्रस्त है, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है और लोगों की पैसा देने की कैपेसिटी बहुत कम है, तो उसको देखते हुए और एरिया को देखते हुए यहाँ पे इस चीज़ से लोगों को राहत दी जाए। और हम ये कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं कर सकते, हम उठा के टोल प्लाजा फेंक देंगे। पर टोल प्लाजा जब लग रहे थे हमने तब भी विरोध किया, और विरोध इसीलिए किया क्योंकि जो लोग सांबा से जम्मू रोज़ सुबह आते थे, जम्मू से कठुआ या सांबा किसी काम के लिए रोज़ जा रहे थे, तो उनको महंगा पड़ रहा था। मेटाडोर में जो लोग सफ़र कर रहे थे उनको महंगा पड़ रहा था क्योंकि उनसे लिया जा रहा था, तो इसलिए जो आम अपना स्कूटर बाइक से कम्यूट कर रहे थे उनको महंगा पड़ रहा था। तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, और एक टोल प्लाजा नहीं, इसी डिस्टेंस में आप देखें, अगर कठुआ लखनपुर में एक है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ विजयपुर में एक है, फिर नगरोटा में तीसरा है, और उसके आगे फिर बनहाल के पास एक चौथा है। तो एक ही प्रोविंस में आपको 4 टोल प्लाजा एक नेशनल हाईवे के ऊपर आपको दे दिए गए। और फिर जब बन टोल प्लाजा बना था तब भी विरोध हुआ था, और तब भी लोगों को फिर वहाँ राहत देने के लिए उस एरिया के लोगों को एग्जेम्पशन दी गई। तो हमारा ये मानना है कि इस समस्या का समाधान जो है वो बात करके केंद्र की मंत्री जो कंसर्न मंत्रालय है उससे बात करके निकाला जाए। जितने भी एक्स सीएम्स रहे यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे पीडीपी के रहे चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे, उनकी सिक्योरिटी जो है वो वापस ले ली गई। ये मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पे एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि इन्होंने जो इस समय सत्ता जो ओहदे पे नहीं भी हैं उनको भी सिक्योरिटीज़ दे रखी हुई हैं, लेकिन जो लोग चीफ मिनिस्टर रहे हैं उनसे सिक्योरिटीज़ वापस ली जा रही है। क्या उनको जान का खतरा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को जान का खतरा है? इसे किस तरीके से देखते हो? साथ ही में पीडीपी के एक फार्मर एक्स एमएलसी रहे हैं जिन्होंने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर गुज्जर समुदाय के लोग जो हैं, हम अगर कूच करेंगे जम्मू की तरफ तो फिर हम मरने मारने पर हम उतर आए तो फिर ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके की कॉमनल बात करना एक स्टेट के अंदर, यहाँ पर भाईचारा इस तरीके का है कि हम कितने सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम एक ही आसमान के नीचे एक ही स्टेट के अंदर बड़े प्यार से रह रहे हैं, लेकिन आपको वोट दिया गया ताकि हम जन सेवा कर सकें, लेकिन आप इस तरीके से बात करें। यहाँ पर आपके इस बयान को लोग किस तरीके से लेंगे आपको शायद ही पता ना हो। कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2 अलग अलग सवाल हैं। पहला सवाल आपका जो है कि चीफ मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई, वो डाउनग्रेड उसको किया गया। वो मुझे लगता है कि एक सिक्योरिटी का मसला है जिस पे फैसला जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज थ्रेट परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए लेती हैं। पर चूंकि इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती जी 4 एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में हैं, और उनकी सिक्योरिटी को मुझे लगता है जो फैसला लिया गया वो किन्हीं तथ्यों पे लिया गया होगा। पर उसके साथ साथ हमने बाद में सुना कि विद इन स्टेट जो है इनकी सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी, बाहर जाएंगे तो और गुलाम नबी आज़ाद और फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं उनका तो उसमें क्योंकि वो एनएसजी प्रोटेक्टेड है तो इसलिए उनकी डाउनग्रेड नहीं की गई है। तो ये मुझे लगता है एक टेक्निकल मैटर है जिसका जवाब पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा बेहतर तरीके से देगा। पर ये फैक्ट हमने देखा है कि आज बाकी राजनीतिक दलों की जो सिक्योरिटी है वो हटाई जा रही है, उनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की जा रही है, और जो सरकार से
जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा रहा है और बहुत हद तक अकोमोडेट किया जा रहा है, और जिससे कि एक रोष जो है, जो जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं जिस तरह से खासकर कश्मीर वैली में कि पंचों सरपंचों की हत्या हुई, जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी हत्या की गई, उनकी सिक्योरिटी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुई, और जो लोग एक्टिव राजनीति में हैं और आज भी उन पे खतरा बना रहता है। तो मुझे लगता है कि सरकार को सिक्योरिटी के मामले में भेदभाव नहीं करना चाहिए। जहां ज़रूरी हो वहाँ मुझे लगता है सरकार की अप्रोच जो है उस तरीके की होनी चाहिए। पर यहाँ हम कुछ और यहाँ भाई भतीजावाद और फेवरेटिज्म जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, और उसमें कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो भी कहीं ना कहीं उसका झुकाव जो है वो सरकार की तरफ जो सत्ता में है रहता है। तदस्सक हुसैन जो है फॉर्मर एमएलसी, उनकी बात कर रहा था। उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने बयान, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है जो उस दिन हुआ जब जेडीए ने कार्रवाई की, लोगों को बेघर किया, उनके घर तोड़े, उसके विरोध में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी सामने आई, तमाम राजनीतिक दल सामने आए, क्योंकि वो एक इंसानियत का मुद्दा था। उस कड़कती ठंड में और कोरोना की पीक पे जिस तरह से इनह्यूमन तरीके से और अमानवीय तरीके से लोगों को हटाया गया, उनको बेघर किया गया, वो हम मानते हैं, हम उसकी निंदा करते हैं। पर उसके साथ साथ आज जो राजनीति वहाँ शुरू की गई और जो भी पार्टी, खुसूसन आपने तसद्दुक़ हुसैन साहब की बात करी, और पीडीपी की राजनीति तो रही इस पे है कि आप पोलराइजेशन कीजिए, आप एक समुदाय की बात कीजिए, आप भड़काने की बात कीजिए, तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और आज इसको हिंदू मुसलमान बना के, गुजर वर्सेस जम्मू बना के एक माहौल ख़राब करने की जरूरत, और उन लोगों की बात कोई नहीं कर रहा है जिन लोगों को ये प्लॉट अलॉट किए गए। वो लोग भी इसी स्टेट के रहने वाले हैं, वो भी इसी स्टेट के बाशिंदे हैं, वो इसी जम्मू कश्मीर में वो उन्होंने पैसा दे के अलॉटमेंट कराई है। तो मुझे लगता है सरकार का जो ये सरकार भी इसको डिले करने में इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है, क्योंकि जितना ये डिले हो रहा है, ये इसमें क्या बड़ी बात थी इसको हल करने में। और एक हमने पिछले दिनों बहुत सारे प्रपोजल्स भी गए थे कि जिसमें अगर वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं और जेडीए के बनने के पहले से वो वहाँ हैं, तो कुछ मिल बैठ के उसका हल निकल सकता था। पर इसको लंबा करने में किसका फ़ायदा हो रहा है? इसको लंबा करने में दो ही पार्टीज़ का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है या पीडीपी का हो रहा है, क्योंकि पोलराइजेशन बढ़ रही है। तो हमको इन मुद्दों को लेके इन पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर बाकी चीज़ों के लिए बात हो सकती है तो आज ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है जहां डिवीजन कमिश्नर एलजी साहब, आप इस तरह इशारा तो नहीं कर रहे कि पीडीपी जो है वो बैकहैंड से भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रही है? मैं कह रहा हूं आप फायदा किसको हो रहा है, आप खुद सोचिए। इस सारी सिचुएशन में कौन बेनिफिट कर रहा है? तो ये क्यों इसका हल नहीं निकाला जा रहा, क्यों खामोशी है? जब बीजेपी के अध्यक्ष सब जगह पहुंच जाते हैं तो वहाँ क्यों नहीं पहुंच सकते, और क्यों उनसे बात करके आपस में बिठा के उसका रास्ता नहीं निकल सकता है। पर उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। कुछ फ़ायदा, वो जो धरना साइट है उसको एक तरह का सिंबॉलिज्म दिया जा रहा है, वो किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? ये सवाल आप, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इसका हल नहीं निकल सकता। और एक तरफ आपके वो 120-25 लोग हैं जिनको सरकार ने अलॉट किया है, तो वो उनकी सफरिंग भी है, उनका मेंटल टॉर्चर भी है, और एक तरफ ये लोग हैं जो इतने सालों से रह रहे हैं। तो हल प्रशासन निकालना चाहे तो अब तक हल निकल चुका होता, पर हल मुझे लगता है निकालने में किसी का फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, और ये इसको भी राजनीतिक एक उपयोग के तरह से देखा जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए सर, शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ विक्रम मल्होत्रा जी से सीधी बातचीत करी है। करंट इस समय सिनेरियो जो बना हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन पर चर्चा करी है। और सवाल यही था कि जम्मू कश्मीर जब अटूट अंग है भारत का, तो जितने भी कानून भारत के अंदर लागू होते हैं, तो वो कानून जम्मू कश्मीर के अंदर लागू क्यों नहीं होते? खाली केएस कैडर या फिर आईएएस कैडर जो है उसको चेंजेस करने से कि हम जो है जम्मू कश्मीर को अब अपना अंग बना चुके हैं तो उसको चेंजेस करें, बाकायदा उसके कि जो लोग उस रेखा के अंदर आते हैं, जो लोगों का खर्चा जो है बड़ी मुश्किल से चलता है, जिनको सैलरी सब तक नहीं मिली, कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जो इस दुनिया से ही चल बसे, लेकिन आज भी वो लोग वंचित हैं अपने हक से। जब जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया तो यूटी के जितने भी कानून हैं बाकी लागू तो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे कानून हैं जो लागू ही नहीं किए जा रहे। सर ने कहा कि सिलेक्टिव कानून जो हैं उन्हें जो है वो लागू किया जा रहा है, जिससे फायदा जो है मिल सके भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब सवाल तो यही है कि गृह मंत्री, एक देश के गृह मंत्री, जम्मू कश्मीर जब दौरा किया गया उनके द्वारा, तो उन्होंने ये कहा,
और कविंदर गुप्ता फॉर्मर डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, उनके द्वारा यह बयान है कि जल्द ही उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि जल्द ही हम लागू करेंगे, लेकिन यह जल्द ही में डेट मेंशन नहीं है कि जल्द ही कब आएगा। क्या जम्मू कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, जितने भी होम गार्ड्स हैं, जितने भी फोर्थ क्लास लोग जो जॉब कर रहे हैं, उन सबका हक नहीं है मिनिमम वेजेस एक्ट मिलना? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तो इसके लिए बन रही बाहु एक्सप्रेस पर आदित्य डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।